चलिए, जुड़ गए क्या सबको? हम लोग आज नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और उसमें आप लोगों को बेसिक जो है भाषा के बारे में, खासकर हम लोग जिस भाषा के बारे में चर्चा करेंगे, हिंदी भाषा के बारे में, उस भाषा के विकास को थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग ग्रामर पे ना करके, क्योंकि इससे प्रश्न बने हुए हैं और आते हैं, तो ध्यान से इसको भी समझिएगा। बात करेंगे किसके बारे में हम लोग? हम जिस भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी भाषा कहते हैं, आखिर हिंदी भाषा हिंदी कब बना, कैसे बना, और आज जब हम व्यवहार में बोले जाने वाले हिंदी को आज व्यवहार में ला रहे हैं, तो वो किस तरीके से बदलाव पूर्ण हमको देखने को मिलता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सभी भाषा के विकास की जननी किसको माना जाता है? संस्कृत विषय को माना जाता है, संस्कृत भाषा को माना जाता है। और संस्कृत से ही सभी भाषा क्या हुए हैं? बनते गए हैं। भाषा का जो विकास हुआ है, तो भाषा विकास का कॉन्सेप्ट यही है कि अभी हम लोग जिस भाषा में पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये भाषा अभी वैसे नहीं थी, है ना? पहले कुछ और ही तरीके से इसको पढ़ा लिखा समझा जाता था। तो हिंदी भाषा का इतिहास अगर देखें, आज के समय से कितने वर्ष पुराना माना जा सकता है? 1000 साल पुराना हम लोग भाषा को मान सकते हैं। इतने पुराने दौर से गुजरते हुए आज इस मानक हिंदी तक हम पहुंचे हैं। पहला यही प्रश्न होता है कि आखिर हिंदी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो सबसे पहले कौन सी भाषा आई? आर्यों की भाषा, है ना? इसको लेकर के इतिहास से भी रिलेटेड बोला जाता है। किसी भी सुसज्जित एक व्याकरणीय ढंग से भाषा का हम व्यवहार जो कर रहे हैं अभी, वो भाषा संस्कृत से आई है। इससे पहले की जो भाषा रही है हमारे यहाँ पर, क्षेत्रीय भाषा का प्रादुर्भाव था। लोग अपने अपने तरीके से भाषा का व्यवहार कर रहे थे। संस्कृत आया। संस्कृत को आर्य भाषा माना जाता है, क्योंकि भारत में किसका हमारे यहाँ पे आगमन हुआ था? आर्य जब आए थे, है ना? आर्य जब आए थे तो उनको अपने साथ कौन सी भाषा को लेकर आए? संस्कृत भाषा अपने साथ लेकर वो आए हुए थे। और इतनी ये परिष्कृत, शुद्ध और साहित्यिक भाषा थी कि इसी से आगे भाषा बनती गई और साहित्य में या किसी भी एक भाषा विकास में इसका रोल आता गया। तो आपको कभी भी पूछे कि सबसे पहले सभी भाषाओं का जो कहना चाहिए सोर्स कौन सा है, वो है संस्कृत भाषा। आज जो है हिंदी को हिंदी या हिंदू को हिंदू कहा जाने का जो प्रचलन है, वो कहाँ से आया है? मुख्य रूप से फारसी भाषा का एक शब्द है हिंदी। आज बोलते हैं हिंदी, हिंदी ही शब्द, जो हिंदी शब्द है, ये जो हिंदी शब्द है हिंदी का शब्द नहीं है। ये भी एक आप लोगों को समझने वाली बात है। इस हिंदी को बोलने का, इसको हिंदी बोलने का, इस भाषा को हिंदी बोलने का जो श्रेय किसको जाता है? फारसवासी को जाता है या खाड़ी देश के लोगों को जाता है। पहले के समय में हमारे यहाँ पर अगर समझे तो ये जो क्षेत्र था, सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा, आप लोग जानते होंगे। ये जो हिस्सा था, यहाँ को हम लोग क्या बोलते थे? सैंधव प्रदेश, सिंधों का प्रदेश। और कितने प्रकार के? सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से क्षेत्र को जाना जाता था। ये कबीलाई क्षेत्र था और यहाँ पर उस समय सिंधु वासी लोग निवास करते थे। और जिस समय फारसी लोग आए, फारसी लोगों की जो बोलने का टोन है, उन लोग ह का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। किसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं? ह का। उन लोगों के द्वारा ह को क्या बोला जाता है? सा, सॉरी, सा नहीं बोला जाता था, ह बोलते थे ना। तो सिंधुवासी को बोलते थे हिंदू। ये जो क्षेत्र था सैंधव मतलब सिंध का क्षेत्र, उच्चारण में उन लोगों के द्वारा सा ना होकर के किसका उच्चारण होता था? हिंदू कहा जाता था। इस कारण से सिंधु स्थान, जिस स्थान पर सिंधु रहते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता था? हिंदू
हिंदू का स्थान। इस कारण से ये अपभ्रंश होता गया और ये क्या बन गया, हिंदुस्तान। वैसे ही सिंधु या सिंधी जो भाषा थी वो अपभ्रंश होकर क्या बन गया, हिंदी। यही उच्चारण के हिसाब से इसको क्या कहा गया है, सिंधु, सिंध से इसकी निष्पत्ति कहा गया है। वास्तव में सिंधु शब्द का ही ये क्या हो गया, प्रतिरूप माना जाता है और इसे ही हम लोग हिंद या हिंदी शब्द मानते हैं। ये पूरे पेज का एक सार है कि हमारा जो हिंदी भाषा का विकास है मूलतः किस शब्द से आया है, संस्कृत शब्द से आया है। और फारस के लोग, आप लोगों को भी यही बार बार वही चीज फिर कि अंग्रेजी, इंग्लिश, है ना, कौन सा हिंदी, इसको इंग्लिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नो। आप बताइए, आप लोगों को लगता होगा कि इंग्लिश का हिंदी अंग्रेजी है ना, लेकिन नहीं है ना, ये भी अरबी फारसी का शब्द है। इसको कहा जाता है अंग्रेजी, या इंग्लिश को हिंदी में बोलते हैं आंग्ल। क्या बोला जाता है, आंग्ल बोला जाता है, आंग्ल भाषा, है ना। ये हिंदी में अंग्रेजी, अंग्रेजी ये आपका हिंदी का शब्द नहीं है, ये विदेशी शब्द है अंग्रेजी, ये है आपका शुद्ध हिंदी शब्द। तो ऐसे ही नामकरण को लेकर के ध्यान रखेंगे। विकास क्रम देखिए किसी भाषा का, तो हम अगर इसको बात करते हैं, जैसे जैसे भाषा का प्रादुर्भाव होता गया, संस्कृत आई, संस्कृत आर्यों की भाषा थी, धीरे धीरे संस्कृत का क्या हो गया, उसके बाद किस भाषा का सेटअप आया, सबसे पहले कौन सी भाषा, संस्कृत। संस्कृत के बाद किस भाषा का साहित्यिक हम लोग वर्णन देखते हैं, पाली। पाली किसी भाषा है, ये भी ध्यान रखेंगे, किस समय की भाषा रही होगी पाली, जिसमें साहित्यिक रचना उस समय की जाती थी। सबसे पहले पूरे साहित्यों की रचना किससे होती थी, संस्कृत। रामायण किस भाषा में लिखा गया है, किसने लिखा है, उसके बाद बुद्ध का जो समय था, बुद्धों की भाषा क्या थी, पाली थी। फिर आया प्राकृत भाषा, जिसमें स्पेशली जैन साहित्यों की रचना की जाती है। पाली भाषा में किसकी रचना है, बौद्ध साहित्यों की रचना पाली भाषा में की गई थी। अपभ्रंश धीरे से, अपभ्रंश का मतलब भी आप लोग समझेंगे, अपभ्रंश किसको कहा जाता है, जब हम किसी भाषा को लगातार व्यवहार लाते जाते हैं तो धीरे धीरे भाषा के जो बोलने का तरीका, लिखने का तरीका ही बदल जाता है ना। और वो बदलाव आपको क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है। जब क्या कर दे, पूरा का पूरा उसके तरीके को ही बदल दे, संरचना को ही बदल दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश के बाद आता है अवहट, ये नहीं मेंशन है, अवहट। अवहट के बाद आता है हिंदी। हिंदी के भी कई प्रकार है, हिंदी में भी आता है पूर्वी हिंदी, है ना, हिंदी के भी कई प्रकार, पूर्वी हिंदी, उसके बाद आता है पश्चिमोत्तर हिंदी, उसके बाद आता है हिंदी में भी आप लोगों को कभी पूछा जाएगा कि हमारा जो बोली है छत्तीसगढ़ी बोली वो कहाँ से आया है, तो आप लोग, जो छत्तीसगढ़ी है वो किसका हिस्सा है, पूर्वी हिंदी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ी का प्रादुर्भाव किससे हुआ है, पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी कहाँ से आया है, अपभ्रंश से, है ना। ऐसा एक क्रम है जिसको आप लोग को समझना है। ये और ज्यादा पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है कि विकास तो संस्कृत से हो गया, लेकिन संस्कृत को भी हमने देखा कि इसको अलग अलग भाग में बांटा गया था, जिसमें आप लोगों को कुछ जगह पे जानने को मिलेगा प्राचीन संस्कृत भाषा और लौकिक संस्कृत भाषा, क्योंकि हम लोग उस पर हम नहीं जाएंगे, हमारा जो टॉपिक है ये नहीं है, लेकिन प्रश्न आ जाते हैं, इस कारण से आपको इसको पढ़ना होगा। जब समय बीतता गया तो हमारे यहाँ आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया था। आप लोगों ने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा, 9वीं से 12वीं के बीच जो होता है काल विभाजन, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से काल विभाजन किया था, है ना, पढ़े।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम बहुत ज्यादा प्रचलन में था कि भाषा का जो विभाजन है, हिंदी का विभाजन खासकर, वो 4 भागों में था। कौन सा? प्राचीन काल, मध्य काल, है ना, जिसको हम लोग भक्ति काल कहते हैं, रीति काल, उसके बाद आधुनिक काल। ये 4 काल में विभाजन साहित्यों का किया गया था। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग विभाजन किया। ये बहुत पहले की बात है जब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत को शामिल किया जाता था। उसमें भी प्राचीन संस्कृत और लौकिक संस्कृत। रचनाएं भी इस समय के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से, वाक्यों के हिसाब से और उनके तरीकों के हिसाब से धीरे धीरे बदलती गई थी। इसको भी देखेंगे, जिसको हम लोग प्राचीन या वैदिक संस्कृत कहते हैं। उसका आधार कहाँ है? सबसे मूल आधार ये है। पढ़ते जाएंगे। जब हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा या संस्कृत भाषा की बात करते हैं, वो सबसे पहले की बात है। जिस समय हम लोग वैदिक संस्कृत उस समय कहा जाता था। जितने भी रचनाएं हुई हैं, मूल रूप से किसकी रचना? वेदों की रचना। कितने वेद हैं? 54। 4 वेद। वेदों को किसने लिखा है? वेदों की रचना किसने की है? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी। ये सीधे सीधे आर्ट्स वाले हैं तो सोशल साइंस का हिस्सा ही है आपका इतिहास का। वेद व्यास सुने? महाभारत जिसको ने लिखा है। तो माना जाता है कि उससे पहले वेदों की रचना की गई थी। और हर वेदों को लिखने वाले क्या थे? ब्राह्मण, या हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, पुराने पुरोहित थे। वेदों में 4 वेदों की बात की जाती है, जिसमें अब तक सबसे पहली जो वेद है जिसको हम साहित्यिक रूप से स्थान देते हैं, वो कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद एक ऐसा वेद था जो संसार में अब तक की सबसे प्राचीन वेद मानी गई है। फिर धीरे धीरे आप लोगों को ब्राह्मण ग्रंथ दिखेगा, उपनिषद दिखेंगे। कितने हैं उपनिषद? 108, है ना। पुराण मिलेंगे। कितने पुराण है? 18 पुराणों की रचना की गई थी। ये पुराण इस समय क्या हिस्सा नहीं था, जस्ट उसके बाद का हिस्सा है, जिसमें आप लोगों को महाभारत और क्या मिलेंगे? रामायण मिलेंगे। ठीक। पूरे भाषा का मूल सोर्स क्या था? संस्कृत था। सभी चीजें किसमें लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। और ये ऐसा भी माना जाता है कि इसको लाया कौन था? आज जब हमारे देश में आए थे, है ना, इस सिंधु घाटी सभ्यता पहले थी, वो सभ्यता खत्म हुई तो कौन सी सभ्यता आई? तो वैदिक सभ्यता, है ना। और उन्हीं वैदिक सभ्यता को लेकर के हम वैदिक संस्कृत का काल भी माना जाता है। साहित्यिक रूप से देखें तो वैदिक काल बोल दिया गया तो आप लोगों का सीधा ध्यान कहा जाना चाहिए 1500 ईसा पूर्व के आसपास, जो वैदिक काल को दिखाता है। 1500 से 600, है ना, 1500 से 1000, 1000 से 600, ये इसका कालक्रम है। तो वैदिक काल में कौन सा? वैदिक संस्कृत। जैसे ही समय बढ़ता गया, उसके बाद रचनाओं में थोड़ा सा क्या आता गया? बदलाव आता गया। धीरे धीरे लोगों ने समझना सीखा, और लोगों ने समझना सीखा और लिखना भी सीखा। जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है, एक व्यवस्थित होती थी। आज जितने भी लोग हैं जो कवि हैं या लेखक हैं, उन लोगों के लिए एक लेखन में कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन पहले के जो लिखते थे, उन लोगों में शब्दों का भी, मात्रा का भी एक बराबर सेटअप होता था। आप लोगों ने दोहा सुना होगा, दोहा, सोरठा, कुंडली सुने होंगे। इनका जब आप विभाजन देखेंगे, इनका जब आप लाइन टू लाइन मात्राओं की संख्या देखेंगे, छंद पढ़े होंगे आप लोग हिंदी में। उसमें क्या होता है? एक होता है मात्रा के आधार पर, है ना, और एक होता है इसके आधार पर, शब्द के वर्ण के आधार पर, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद, है ना। तो उस चीज का ध्यान रख के इन लोगों ने जितनी रचनाएं की हैं, बड़े बड़े जो साहित्यकार हुए, जैसे वाल्मीकि, रचना बताइए वाल्मीकि का। वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण, है ना। किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। व्यास या वेद व्यास इसको कहते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा? महाभारत। अश्वघोष, अश्वघोष ने क्या लिखा है? अश्वघोष बुद्ध जो बौद्ध संत थे, बौद्ध साहित्यकार थे। भास, कालिदास, इसके बहुत सारे रचनाएं हैं। मांग, इन्होंने क्या किया? इस समय लौकिक संस्कृत के समय में दर्शन ग्रंथ का भी रचना किया और साहित्य ग्रंथ का भी रचना किया, और किसी व्यक्ति के ऊपर या उनके जीवनी के ऊपर उनके जीवन की पूरी कहानी अपनी भाषा में लिखकर बताया था। ठीक। ये किस समय का बात है? 1000 से 1
500 ईस्वी। इसको हम लोग बोलते हैं एक, अभी हमने 1500 का देखा, 1500 से 1000, उसको स्पेशली ऋग्वैदिक काल कहा जाता था, ठीक है। और इसको कहा जाता है उत्तर वैदिक व्यवस्था, जिनको पहचान नहीं आ रहा होगा, उत्तर वैदिक काल। जब लिखने की शुरुआत की गई तो लोगों ने क्या किया, अब लेखन में भी कंपटीशन शुरू हो गया, लोग अपने अपने हिसाब से लिखना शुरू कर दिए। तो संस्कृत के मानकों का लोगों ने ध्यान रखना बंद कर दिया और उन्होंने संस्कृत के जितने भी नियम हैं उनको क्या कर दिया, खराब कर दिया, ये माना जाता था, है ना। तो इसी समय एक है वात्स्यायन, क्या है, वात्स्यायन, कात्यायन नहीं है, वात्स्यायन। वात्स्यायन ने क्या किया, इसको एक व्यवस्था या व्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास किया। और आप लोगों ने इनका भी नाम सुना होगा, इसका नाम पाणिनि। पाणिनि का एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या है, अष्टाध्यायी, सुने होंगे। अष्टाध्यायी वो भी किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। तो उनके द्वारा क्या किया गया, सभी को एक फिर से सेटअप किया गया। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, उसके बाद ये वात्स्यायन का सभी चीजों को एक सेटअप क्या किया, व्याकरण के रूप में सम्मत किया, व्याकरण सम्मत बनाया। वैसे ही पैसाची भाषा जो है, प्राकृतिक भाषा से ही आगे बढ़ बढ़ करके क्या हुआ, सिंध क्षेत्र। सिंध कहाँ है, पैसाची या सिंध क्षेत्र जो है हमारे भारत के किस क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी की पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो काबुल क्षेत्र है। महाराष्ट्र नाम से है, विदर्भ और महाराष्ट्र। मागधी कहाँ से, मगध में। ये अर्ध मागधी का ही कॉन्सेप्ट है। हमारे छत्तीसगढ़ को कौन सा क्षेत्र कहा जाता था, कौन सा कौशल, पूरा कौशल भी नहीं, दक्षिण कौशल। तो उसके बाद ये अपभ्रंश भी है, धीरे से अपभ्रंश का जो समय था 500 सालों तक अपभ्रंश का समय था। और अपभ्रंश ही एक ऐसा समय था जिसमें भाषा विकृत स्वरूप लेना शुरू कर दिया, ठीक है। विकृत स्वरूप का मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे भाषा का जो व्यवहार है वो बदलना शुरू हो गया। जैसे आप लोग अपभ्रंश को समझेंगे तो धीरे धीरे एग्जाम्पल देखेंगे। वह आ रहा है, वह जा रहा है। अब धीरे से आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने खुद ही व्यवहार में इसका अपभ्रंश बना लिया है ना। समझे, याद है आप लोगों को, फिर से बताया था इसको, ये अपभ्रंश कैसे बन गया है। आप क्या बोलते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते। तो ये यही अपभ्रंश है, मूल शब्द या मूल संरचना की बातों को आप क्या कर दिए, विकृत कर दिए, और आपको लग रहा है कि हम सही बोल रहे हैं। वह क्या है, बोलते हैं ना। और जो शुद्ध हिंदी बोलने वाला जो होगा, वह आ रहा है या जा रहा है, उसको सुन के हमको ये लगेगा कि ये तो सीखा हुआ हिंदी बोल रहा होगा, ऐसा ही प्रतीत होता है ना। अब ये आ रहा है, तो ये अब लड़की के मामले में वो क्या हो गई, बोलते हो कि नहीं बोलते। ये क्या है, यही तो अपभ्रंश है। किसी भी भाषा या शब्द का क्या हुआ, बिगड़ा हुआ स्वरूप हम बोल देते हैं। उसके बाद जब हम
व्यवहार में ला रहे हैं, वह आ रहा है, आ रही है, ये जा रहा है तो जारी है, आ रहा है तो आ रही है, जा रहा है तो जारी है। ठीक, ये होगा आपका विकृत स्वरूप या बिगड़ा हुआ स्वरूप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपभ्रंश। शब्दों में ही बदलाव कर देना, अर्थ में बदलाव नहीं होता है, शब्दों के हिसाब से वो पूरा तरीके से बदल जाता है। तो एक दौर ऐसा चला जिसमें क्या हो गया, चीजें बदलती गई और हमने उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद ये तो हो गया सौर श्रेणी वाला जो है हमारे जो भाषा है। हम अगर कभी आपको कभी पूछ दे कि छत्तीसगढ़ ही कहाँ से आया हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ ही का विकास यहाँ से। हम लोग अगर यहाँ से जाएं, पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी, ये तीन भाषाएं किसमें आती हैं, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी किसका हिस्सा, अर्धमागधी। अर्धमागधी से पहले क्या आएगा, फिर प्राकृत, प्राकृत से पहले पाली, पाली से पहले संस्कृत। तो ये है आपका विकास क्रम भाषा का। संस्कृत आएगा, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा, पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद हम अपनी भाषा पर जाएंगे तो क्या आएगा, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अर्ध, अर्धमागधी, अर्धमागधी के बाद, अर्धमागधी के अंदर क्या है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के कितने हिस्से हैं, तीन हिस्से। पहला हिस्सा हो गया छत्तीसगढ़ी, दूसरा हिस्सा हो गया बघेली और तीसरा हो गया अवधी। ये जो भाषा का विभाजन है, सीजीपीएससी के जो प्री होता है और मेंस होता है, लगातार इसको पूछा जाता था कि छत्तीसगढ़ी बोली की दो और बहनें कौन कौन सी है, तो कौन है, बघेली और अवधी भाषा। अवध की भाषा अवधी है, जिसमें अवध की भाषा में सबसे पहले जो आप लोग सुनने होंगे रामचरित मानस। किस भाषा में है ये, रामचरित मानस के लेखक कौन है, लेखक नहीं बोल सकते, उसका रचयिता कौन है, फिर वाल्मीकि, तुलसीदास। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरित मानस की रचना की है। कितने कांड हैं उसमें, कितने कांड हैं। अब मैं आप लोगों को पूरा पूछता जाऊंगा, अब ये बदलने वाला नहीं है। बताइए पहला कांड कौन सा, बाल कांड। उसके बाद चलिए उसको छोड़िए, आगे देखते हैं। जितने भी आप लोगों ने कालखंड में उसको देखा है, कालखंड मतलब अलग अलग अध्याय के हिसाब से उसके घटनाओं को व्यवस्थित किया गया है। किसके बारे में लिखा गया है, राम के बारे में लिखा गया है। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भाषा का विकास धीरे धीरे, और इनसे आपको ज्यादा मतलब भी नहीं होना चाहिए कि आपके यहाँ किस भाषा में, क्योंकि साहित्य का आप लोगों का एग्जाम नहीं है, आपका जो है हिंदी, आपको व्याकरण पढ़ना है पूरा का पूरा। लेकिन इस हिस्से से प्रश्न आ रहे हैं और इसको मिलाने या सेट करने आता है, आया हुआ है, या आता ही है। ठीक, तो उसके बाद धीरे से समय फिर आगे बढ़ता गया और हर क्षेत्र में हमने अपभ्रंश के अलग अलग, अपभ्रंश मतलब जो जैसा चाहे वैसा लिख सकता है, जो जैसा विकास करना चाहे वो विकास कर सकता है। तो अपभ्रंश के बाद धीरे धीरे हर राज्य में अपने अपनी भाषा में क्या हो गया, साहित्यिक लेख लिखना शुरू हो गया, भाषाओं का विकास शुरू हो गया। और इस काल में हम लोग बोल सकते हैं धीरे से फिर समय के साथ आप ये भी देखेंगे, मध्यकाल का जो समय था जिसको भक्ति काल कहा जाता है, भक्ति काल में भी कई लोगों ने स्थानीय भाषा का प्रयोग करके कई सारे साहित्यों की रचना की और लोगों तक क्या पहुंचाया, अपना संदेश पहुंचाया और धार्मिक आंदोलन को मजबूत किया था। सबसे अंतिम में जो आता है कौन सा काल आता है, आधुनिक काल। आधुनिक काल में किसको शामिल किया गया है, आधुनिक काल में जितने भी पत्र पत्रिकाएं लेख आज के समय में लिखे जाते हैं, वो जिस आप जो भाषा आप पढ़ते हो, एक ऐसा समय था जब जो
हिंदी साहित्यकार जो हुए उनकी हिंदी इतनी कठिन थी। आप लोगों ने बहुत सारे पुस्तक पढ़े होंगे, सबसे सरल भाषा किसकी होती है? समाचार पत्रों की होती है ना। समाचार पत्रों की भाषा सबसे सरल होती है, क्योंकि उसको साक्षर व्यक्ति भी पढ़ता है, थोड़ा सा जानने वाला व्यक्ति भी पढ़ता है, और अच्छे ज्ञानी व्यक्ति भी पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे साहित्यिक लेख हैं जिसको पता है कि इसको पढ़ने वाले कौन होंगे? साहित्यकार ही होंगे, या अच्छा श्रोता होगा जिसको वो पढ़ने वाला होगा वो पढ़ते हैं। उसकी भाषा आप लोगों को क्या लगेगी? कठिन लगेगी। जैसे ही आप लोग बाल विकास की भाषा आप लोग देखें, है ना, बाल विकास के प्रश्न आते हैं या टॉपिक भी पढ़ते हो आप लोग, कितनी सरल भाषा में लिखी रहती है, वो आसानी से समझ में आ जाता है? नहीं आता है। वो क्या है? ट्रांसलेटेड भाषा है, अनुवादित भाषा है, जो क्लिष्ट होती है, सबसे कठिन होती है। अनुवाद करने वाला इसका ध्यान नहीं रखता है कि पढ़ने वाले का जो भाषा ज्ञान है वो किस स्तर का है, वो ट्रांसलेट कर दिया है। आप लोग गूगल ट्रांसलेट पढ़ते होंगे, है ना, कई ऐसे टॉपिक है जो अंग्रेजी में होंगे, उसको आप गूगल ट्रांसलेट करिए तो भाषा बहुत कठिन होती है ना। तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं? ध्यान में रखते हैं। तो आजादी के बाद हिंदी, उसके बाद उससे पहले की बात है आजादी के बाद की भाषा हो गई, उसके बाद जो हिंदी में पत्रकारिता की भाषा हो गई, ये धीरे धीरे बढ़ता गया, लोगों ने इसको स्वीकार करता गया। उसके बाद धीरे से भारत में जब लोगों को आजादी मिली तो हम अपनी भाषा को क्या किए? आगे बढ़ाने का प्रयास किए, और हिंदी को ये देखा गया कि दक्षिण भारत को छोड़ करके लगभग 70 से 75% भाग जो है हिंदी को अपने व्यवहार में लाता है। साउथ इंडियन आज भी हिंदी नहीं बोलते, उनकी भाषा या तो स्थानीय भाषा है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, या तो उसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो हिंदी को क्या किया गया? पूरे भारत में एक संविधान में शामिल करते हुए उनको राजभाषा घोषित किया गया। अब राजभाषा क्या होता है और राष्ट्रभाषा क्या होता है? राष्ट्रभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं है। ये दोनों सेम से सेम चलता है। हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं है। हमारी क्या है? राजभाषा। और राजभाषा क्या है? हिंदी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में एक उल्लेख किया गया है कि हमारी एक राजभाषा होगी, और राजभाषा का मतलब हो गया जितने समस्त शासकीय कार्यालय हैं जहां अंग्रेजी ना बोला जाता हो, वो राजकाज या प्रशासन चलाने के लिए जो लैंग्वेज का उपयोग किया जाएगा वो हिंदी होगा, जो हमारी राजभाषा होगी। राज का मतलब राजकाज की भाषा। राष्ट्रभाषा हम लोग अपने हिसाब से मानते हैं, लेकिन ऑफिशियली हमारे राष्ट्र की कोई एक भाषा नहीं है। हम क्या हैं? बहुभाषा वाले देश हैं। इसी कारण से त्रिभाषा एजुकेशन में भी शामिल है। अगर देखें, बहुत सारे देशों की क्या होती है? खुद की धर्म भी होते हैं, खुद की भाषा भी होती है, देश की भाषा होती है। जैसे मुस्लिम देशों में हम लोग नाम ही मुस्लिम देश बोल देते हैं। हमारा जो देश है हिंदू देश है क्या? नहीं है। हम लोग कौन से देश के निवासी हैं, या किस धर्म के निवासी हैं, या किस धर्म का देश है? धर्मनिरपेक्ष। सभी लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पर जो है बहुभाषीय देश है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से भाषा का व्यवहार कर सकते हैं। राजकाज की भाषा भी क्या है? हमारे यहाँ हिंदी भाष है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। इसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा भाषा को लेकर के भाषावाद जो होता है वो आज भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अगर आप लोगों ने अगल बगल के राज्यों में आप गए होंगे और आप हिंदी बोलते हैं या अपनी ही भाषा बोलते हैं, और उस राज्य ने भी अपनी अपनी भाषा बना के रखी हुई है, तो उस भाषा का व्यवहार आप नहीं करते हैं तो आपके साथ भेदभाव भी हो सकता है। ये आप लोगों ने बीच बीच में देखा भी होगा, है ना। महाराष्ट्र जाते हो और आपको मराठी नहीं आती है तो आपके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। साउथ में आप जाए और आप इंग्लिश और बोल रहे हैं और हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं तो वो आपको तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कहाँ वाले हैं, या तो मध्य क्षेत्र के हैं या फिर नॉर्थ वाले हैं। तो ये आप लोगों का काम है कि हमारे यहाँ पे हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? सन बताएंगे 1949, है ना। तारीख बताएंगे। हिंदी को राजभाषा दिवस मनाया जाता है या हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे।
अनुच्छेद 343 है ना, हिंदी को हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रावधान किया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ ये किया गया है अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि बच्चों की पढ़ाई की भाषा क्या होगी, मातृभाषा होगी। इसमें भाषा के लिए भी स्पेशली प्रावधान किया गया है 351 में। तो ये चीजें आप लोग क्रॉस चेक करके नोट्स में लिखेंगे। तो जितनी बातें आप लोगों को मुख्य रूप से बताई गई है, ये केवल आप लोगों को भाषा को समझने और समझाने के लिए था, है ना। अब हम लोग बात करेंगे अगला जो सेक्शन है जिसको हम लोग बोलेंगे, जिससे शुरुआत होती है हमारे टॉपिक की, वो है आगे समय है ना आप लोगों के पास कि जाने वाले हैं, वर्ण विचार या वर्णमाला। ये आप लोगों का पहला टॉपिक है सिलेबस का। कौन सा? वर्ण विचार। यही है सिलेबस, अपने साथ रखें, मोबाइल में हो चाहे हार्ड कॉपी में हो। आप लोग कॉपी के सबसे पहले पन्ने में जो जो आप लोगों के पास कॉपी होगी जिसपे आप लोग नोट्स बनाने वाले हैं, सिलेबस को लिख लीजिए हर कॉपी का। ऐसा नहीं कि आप लोग एक कॉपी लेके आते हो, उसी में बाल विकास, उसी में गणित, उसी में हिंदी सब लिख रहे हो, है? नहीं। हाँ, सिलेबस आया कहाँ है अभी? ये सिलेबस वही सिलेबस है। संभवतः भाषा में सभी चीजें अभी तक शामिल है, किसी चीज को और जोड़ने की संभावनाएं नहीं है, हटने की संभावनाएं हो सकती है ना। तो सभी को पढ़ना ही है, और जुड़ेगा तो हो सकता है इसमें और कुछ जुड़े, लेकिन बाकी वर्णमाला तो कभी नहीं हटने वाला। ठीक, वर्णमाला का मतलब अभी देखेंगे। वर्ण विचार में सबसे पहले आता है वर्ण। हम लोग बात करेंगे किस भाषा की? हिंदी भाषा। हिंदी को आप लोग लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ना बोलना लिखना सीख गया। उसके बाद इसको हम लोग अगर साइंटिफिक रूप से पढ़ें तो सबसे पहले किसकी बात की जाती है? इसी वर्णमाला की या वर्ण विचार की। तो आप लोगों को बताना है कि किसी भी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। यह वर्ण क्या है बताइए? बहुत सारे शब्द कॉन्सेप्ट आएंगे। वर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? अल्फाबेट। ठीक है, अंग्रेजी में अल्फाबेट होते हैं एबीसीडी, या लेटर बोल सकते हैं। ठीक है, लेटर या वर्ण। कितने हिंदी में वर्ण होते हैं? 52। जितने अंग्रेजी में होते हैं उससे डबल हिंदी में होते हैं, है ना, जस्ट डबल होता है। ठीक है, तो वर्णों का जो सेटअप है या वर्ण विचार है वो शुरुआत होता है किससे? वर्णमाला से। माला का मतलब क्या हो गया? वर्ण का एक ऐसा सेटअप जो आप लोगों को 52 जो वर्ण होंगे, कितना बताया आप लोगों ने? 52 जो वर्ण होंगे, उस 52 वर्णों को लाइन टू लाइन क्या किया जाता है? रखा जाता है। और जब लाइन टू लाइन रखा जाता है तभी एक माला का प्रादुर्भाव होता है। देखिए, जिसमें वर्णमाला में सबसे पहले जो आता है, हिंदी या देवनागरी हम लोग जो लिपि पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले जो आता है वो है वर्ण। वर्ण हमेशा क्या होंगे? किसी भी भाषा को हम लोग देखें तो सभी भाषा में वर्ण होंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें भी। हिंदी का जो वर्ण है वही हिंदी भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? वर्ण को ही माने जाते हैं, जिसका हम लोग और टुकड़ा नहीं कर सकते। एक परिभाषा होती है जिसका हम लोग सार्थक खंड नहीं कर सकते, वो अंतिम रूप से टूटा हुआ अंतिम रूप से इकाई होती है, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। और इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे अ से लेकर के अह तक जो बोले, ये एक ऐसा होता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? अन्य वर्णों को जोड़ करके अक्षर बनाते हैं। दूसरा होता है जिसको हम लोग स्पेशली क्या नाम देते हैं? स्वर। और दूसरा होता है व्यंजन। सभी लोग इसको पढ़े हुए हैं। अभी कल हम लोग बात किए थी कि हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है हो सकता है क्या हो? अस्पष्ट हो, उसमें आप लोगों को स्पष्टता आती जाएगी। जिस प्रकार से एक मोती की एक धागे में माला हम लोग डालते जाते हैं, मोतियां डालते जाते हैं, वैसे ही एक क्या है? वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम। हमेशा ध्यान रखेंगे कौन सा क्रम होगा?
व्यवस्थित क्रम होगा, जिसके बाद जो आना है वही आएगा। आप लोगों को आ से ज्ञा तक लिखने आता है? भूल तो नहीं गए होंगे? हिंदी वर्णमाला की जो 52 अक्षर हैं, है ना, तीनों स्वर को लिखेंगे आप लोग। कौन सा सा पहले आता है? तीनों स्वर को बताइए। सा 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 लिखना है आप लोगों को, कहीं ऊपर नीचे कॉपी के कोने कोने में। किसी ना किसी का तो गलत होगा। सा सा सा। अब उसमें डबल ओवर राइट नहीं करना है, एक बार लिखो तो लिखा गया। चलो, यही माला का मतलब वही है, जो है वही आएगा, इसका यही मतलब है कि यही वर्णमाला कहलाएगी, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। सीधा है। वर्णमाला क्या है? तो मैं इसलिए इसको ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कोर्ट में आएगा। कथन, वर्णमाला के बारे में कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। वर्णमाला क्या है? किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। कथन, ठीक है। अब उसके बाद कारण क्या है, या फिर एक सेंटेंस हो सकता है कि वर्ण, हिंदी वर्णमाला एक वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह है। ठीक, पहला हो गया निश्चित और क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और दूसरा ये स्टेटमेंट हो सकता है कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी आधारभूत इकाई वर्ण होता है। अब बताइए, कारण कथन सही है, दोनों सही है, दोनों सही नहीं है, उसका सही व्याख्या करता है। तो ऐसे चीजों के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, और इसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट लेना, है ना। जब तक आपकी अवधारणा इसमें स्पष्ट नहीं होगी, आपका प्रश्न नहीं बनने वाला। तो चलिए आगे देखेंगे। इसमें वर्णमाला में क्या होते हैं, दो चीज का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या देखना है? वर्ण होगा और वर्णों का व्यवस्थित समूह होगा। ठीक, ये कूट के प्रश्न बन सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? अब हो सकता है आप लोगों को एक व्यवस्थित सेटअप आ जाए, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न मैं टेस्ट में पूछूंगा, जो आप लोगों के एग्जाम में आपको काम आएगा। वर्ण क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि। देखिए, ध्वनि भी आया है ना। वर्ण एक ध्वनि है, सही है कि नहीं है? सही है। अब बोलोगे ध्वनि कैसा है? एग्जाम के दिन तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, कैसे ध्वनि हो सकता है? वो तो लिखते हैं बस, है ना। तो ये क्या है? ध्वनि है। और जिसका हम लोग, इसमें जो भाषा लिखी गई है, अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। परीक्षा में एक आया हुआ है, अधिक टुकड़े की जगह सार्थक खंड। सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, वही वर्ण है। कहने का तात्पर्य है, आप ये लिखा हुआ है का, समझिए इसको, क्या लिखा हुआ है? का को आपको तोड़ने बोला जाए तो आप क्या कर सकते हो? का लिख सकते हो। और कौन सी मात्रा आएगी? आ। अब बोला जाएगा इन दोनों को फिर से तोड़िए, टूटेगा क्या? इसको तोड़ना है तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या? ऐसा तो हम लोग बीच में बचे सबसे पहले ऐसे, तो ये टूट तो सकता है, लेकिन उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, सार्थक खंड होना चाहिए, है ना। मैं इसको ऐसे ला दूं, इसको ऐसे ला दूं, इसको ऐसे ला दूं, तो बन गया था, लेकिन एक खंड टुकड़ा नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है, किसी भी वर्णमाला में वर्ण एक ऐसा छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई है जिसको हम लोग और तोड़ नहीं सकते। यहाँ पर देखिए, जैसे ये वर्णों के रूप में है, तो हम अगर ऐसा भी लिखे तो ये वर्ण है। अधिकतर वर्ण को हम लोग कैसे लिखते हैं? नीचे हलंग लगाकर लिखते हैं, तो इसका असली मतलब होता है। अगर इस पे हम लोग ये कर दें, क लिख दें, तो ये क क्या हो जाएगा? क एक वर्ण है। इसमें से बताइए कौन सा वर्ण है? क वर्ण है कि ये क वर्ण है? हलंत वाला क्या कहलाता है? वर्ण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाता है। ठीक है, धीरे से समझेंगे आप लोग। तो इसी लेटर या अल्फाबेट को हमने क्या किया? एक सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अगर ये आगे पीछे हो गया
है ना। जैसे आप लोगों ने सा लिखा होगा, सा श सा, श श श, श श श, और जगह नहीं है। बताइए कौन सा लाइन तो लाइन सही है, वो आप बताओगे। नहीं पता? नहीं, ऊपर वाला तो हो ही नहीं सकता। ये भी, ये है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला में जब व्यंजन आएंगे तो सबके नाम है ना। आप लोग इसको कभी भी शक्कर के साथ और षटकोण के साथ और क्या सपेरा के साथ नहीं पढ़ना है ना, इसके नामकरण है। अब आगे देखिए, तो ये हो गया वर्ण, समझ गए। तो हिंदी वर्णमाला में जब हम माला की बात करते हैं तो कितने वर्णों को सेटअप किया गया है? 52, 52 आपको वर्ण मिलेंगे। और इस वर्णों को फिर से अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला वर्गीकरण किसके रूप में किया गया है? वोवेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर। स्वर क्या होता है? अभी सबका फिर से आएगा ना। स्वर है, ये ऐसे वर्ण होंगे जो जब उच्चारण करते हैं तो केवल उसी का ही उच्चारण होगा जो वो है। इसलिए इसके लिए एक लाइन आता है, स्वर की परिभाषा। ये आप लोगों को अब ये नहीं पूछा जा रहा है, अब पूछा जा रहा है ये हर चीज का डेफिनेशन पूछा जाता है। संधि क्या है, समास क्या है, विशेषण क्या है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। आप लोगों को पता है 11 स्वर होते हैं, आ से लेकर कहां तक, औ तक। लेकिन स्वर क्या है ये आप लोगों से पूछा जाए तो बताएंगे। स्वर वर्ण ही है, लेकिन हम अगर स्वर की बात करें तो स्वर एक ऐसा वर्ण होगा जिसको स्वतंत्र रूप से बोले जाना चाहिए। अब स्वतंत्र रूप से कैसे बोलना है? जब आप इस वर्ण का उच्चारण कर रहे हो तो इसी का ही उच्चारण आपके मुंह से निकलनी चाहिए जो ये है। तो ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए इसको उच्चारित करिए, तो इसको जब आप उच्चारित करोगे तो ये भी उच्चारण होगा किसी न किसी प्रकार से। आप इसको उच्चारित करके देखिए, इसके उच्चारण के अंत समय में आपको ये एहसास होगा, है ना। तो आप ऐसा ही पहचान सकते हो कि ये स्वर नहीं हो सकता, इसके साथ कोई ना कोई और है, किसी न किसी इसको बोलने के लिए सहायता कर रहा है। इसको बोलने के लिए कोई हेल्प कर रहा है, खुद में ही है, जिसके सहारे अन्य वर्णों को आप बोल सकते हो। ये वर्ण है, और ऐसा वर्ण हमारे लिए वोवेल्स या स्वर कहलाते हैं। इनमें से जितने भी आप लोगों ने 11 नाम देखे हैं, ये 11 के 11 अपने आप में खुद उच्चारित होते हैं, खुद ध्वनि उच्चारण इसमें होता है। कितने स्वर हैं? स्वरों की संख्या बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लेकिन आप लोगों ने कभी ये सुना होगा अम, आहा, ये दो अलग कॉन्सेप्ट है ना, जिसको हम लोग स्वर से अलग रखते हैं। स्वर में ये नहीं आते हैं। यहाँ पर ओकर आकर आप लोगों को रुक जाना है। वैसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट अभी पूरा का डिटेल आएगा ना, अभी हम लोग इसको एक केवल देख रहे हैं। दूसरा क्या होता है? व्यंजन किसको बोलेंगे? परिभाषा बताएंगे, बिल्कुल मैं खाली रख दिया इसको। व्यंजन की परिभाषा बताएंगे जब हम व्यंजन को उच्चारित करेंगे। डेफिनेशन, हाँ सब लोग को सही पता है। थोड़ा बैठ जाता हूँ, बोलो। हाँ वही तो है जो बोल रहे वही है। हाँ, जब हम लोग व्यंजन वर्ण को उच्चारित करेंगे तो उसको उच्चारण के लिए कौन मदद करेगा? स्वर। स्वर की सहायता से उच्चारित ध्वनि, फोनिक बोलते हैं कि ध्वनि को, वो क्या कहलाएगा? व्यंजन, व्यंजन वर्ण। ठीक, तो व्यंजन के बारे में देखिए, ये वे वर्ण जो जिसका यह उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में कितने हैं व्यंजन? इसमें आप लोग फंसेंगे हमेशा। व्यंजनों की संख्या को हो सकता है अल्फाबेट और आपको क्रॉस मिलाना होगा, है ना। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर जाइए स्वरों। अब देखिए, आप बोलोगे व्यंजन की संख्या सर आप लिख दिया हूं कितना? 33, और स्वर कितने हैं? 11। तो ये कितने हुए? आप
आपने कितने बताए हैं? 52 आप लोगों को कैसे भी करके बनाने हैं, ठीक है। तो 33 जो क्या है, जैसे मूल स्वर होते हैं वैसे ही मूल व्यंजन होते हैं। आप लोगों ने लास्ट टाइम मूल व्यंजन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, अब पढ़ लीजिए। मूल स्वर कितने होते हैं? 4, है ना। मूल स्वरों की संख्या 4। अभी तो हम लोग वर्णमाला का वर्गीकरण देख रहे हैं ना, अभी सबका फिर से आएगा। मूल व्यंजन कितने हैं फिर? 33। एक दो कॉन्सेप्ट जो आप लोग कभी नहीं पढ़े वो मिलेगा ही आप लोगों को, है ना। हर बार कुछ ना कुछ नया आप लोगों को मिलता है। लेकिन इसमें लिखा है अन्य वर्णों को भी हम शामिल करते जाते हैं, जिसका अलग अलग वर्गीकरण है। उसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ये है मूल व्यंजन। बिल्कुल, कौन है? ये है आपका मूल व्यंजन। मूल व्यंजनों की संख्या 25 और 4 29 और 29 और 4 33, जिसको हम अलग अलग रूप से समझने का प्रयास करते हैं। और अन्य व्यंजनों में आता है या अन्य वर्णों में आता है, अन्य व्यंजन नहीं बोल सकते इसको, अन्य वर्ण जो होंगे उसमें क्या होते हैं? अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण किसको कहते हैं भाई? परिभाषा बताइए। आप लोगों को लगता है कि हिंदी हम लोग से हो जाता है, हम लोग को केवल गणित पढ़ना है, उन लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई, अयोगवाह वर्ण की परिभाषा। अयोगवाह का सही परिभाषा है वो। हाँ, अयोगवाह वर्ण ऐसे वर्ण होंगे जो जो स्वरों की बात कर रहे थे हम लोग, वो तक उसके बाद आता है और व्यंजन से पहले इसका उपयोग किया जाता है। ये और ये हमेशा जब आप पंचाक्षर की बात करेंगे, हम लोग स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे, तो आप लोग अनुस्वार की बात हम लोग, बिल्कुल अनुस्वार का यूज कैसे होगा। ये विसर्ग होता है। विसर्ग को कैसे समझते हैं? ओम नमः। तो विसर्ग का जो है उच्चारण किस रूप में होता है? अ के साथ हा, और इसका ना या मा होता है ना। अंगूर बोलते हैं तो आ के बाद ना। अभी पंचाक्षर में अभी जो अभी समझ रहे हो ना, वो केवल और वर्गीकरण है, सबका परिभाषा आप लोगों को लिखना पड़ेगा। संयुक्त व्यंजन, ठीक। तो ये हो गया 37, हो गया 34 और 35। 35 और 4 39, 39 और 2 कितना? घर इतनी टाइम चले जाते हो चलिए। 41 ही तो होगा। ये हो गया 41 पूरा मिला के वर्ण। और स्वर हम लोग कितने देखे थे? तभी तो होगा 52। बैठना है अब। द्विगुण व्यंजन, ध्यान रखिए, उचित व्यंजन बोला जाता है, द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। अभी सबका डेफिनेशन कैसे कैसे ये, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक पद्धति से बना हुआ व्याकरण है, जो आप लोगों को एक एक चीजों को समझना पड़ेगा, कैसे कैसे हम लोग जब आसानी से। इसलिए तो पहले की साहित्यिक रचनाएं दो चार लोगों के द्वारा ही रची जाती थी, उन्हीं विद्वानों के द्वारा रची जाती थी जिनको इन सब चीजों के बारे में समझ थी। आज के समय में जो भाषा का जो सेटअप है वो पूरा अपने हिसाब से, जितने गाने पर बनते थे, गानों में तुक होता था, लय होता था, और यति गति आप लोग समझते ना, जिसको आप लोग यति गति किसको कहते हैं? रस का ध्यान, छंद का ध्यान, अलंकार का ध्यान सब रखा जाता था। चलिए भाई आगे देखेंगे। तो आपने क्या समझा? वर्ण समझा। वर्ण क्या हो गया? भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। क्या है वर्ण? दिख रहा है क्या स्क्रीन में यहाँ तक? वर्ण भाषा की सबसे, यहाँ से आप लोग कॉपी में भी लिखे तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आप इसको पढ़ लिए, उदाहरण को एग्जाम में आ गया आपका परिभाषा, क्योंकि अब भाषा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ही पूरा बदल चुका है ना। तो पहले के समय में ये नहीं आता कि आपके कंठ से क्या शब्द उच्चारित होता है, वो पहले आते थे, अब थोड़ा सा उसमें चेंजेस आया है, बड़े बड़े प्रश्न बन रहे हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई। और
जैसे वर्णों की बात है, इसे ध्वनि को जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसको हम जब लिखित रूप से जब लिखते हैं तो इसको ऐसा लिखा जाता है हर वर्ण को। आ अपने में क्या है, स्वर है, स्वतंत्र है। लेकिन जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इसको हम लोग अगर लगा दें ऐसे सभी में, तो जब इसका उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा अल्प मात्रा में ही इसको बोले क, ऐसे क वर्ण, ख वर्ण, ग वर्ण। और जब अक्षर बोले ग, है ना, तो ध्वनि का खेल है पूरा। अक्षर समझिए, अक्षर किसको कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेबल। पहली बार अगर इस कॉन्सेप्ट को ले रहे होंगे तो जब हम क्या करें, उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि का एक सेट बनेगा, समूह बनेगा, ग्रुप बनेगा, जिसको हम बोले तो उसको एक अलग अलग वर्णों को जोड़कर बोले, लेकिन बोलते समय उसका एक कम समय में उच्चारण करें। अभी जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, ये एक वर्ण है, कौन सा वर्ण, क वर्ण। इस वर्ण के साथ दूसरा वर्ण हमने जोड़ा, कितने वर्ण हो गए, जब दोनों वर्णों को बोलोगे तो क अ, है ना, कैसा बोला जा रहा है, क अ। लेकिन जैसे ही ये क्या बन गया, अक्षर बन गया, तो इसको उच्चारण करने के लिए आप इतना समय नहीं लेना है, दोनों का जो ऐड करेंगे आप तो क, है ना, ठीक, वो होगा अक्षर। तो अक्षर का अर्थ होगा जिसका क्षय ना हो, अक्षय, क्षय ना हो। अक्षय ना हो तो एक अक्षर में एक या एक से अधिक वर्ण हो सकते हैं, एक अक्षर में एक से अधिक वर्ण हो सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम। राम अक्षर है क्या, शब्द है। कितने शब्द हैं, दो, रा और मा। तो रा का हम लोग विभाजन करें, रा को तोड़ना, एक राम को हम लोग तोड़ें, तो राम को तोड़ने के लिए आप लोगों को तोड़ने आएगा, वर्णों में तोड़ना है, और किस किस अक्षर में क्या क्या मात्रा लगी हुई है, मात्रा ज्ञान तो बिल्कुल होना ही चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग किस में तोड़ेंगे, र में, प्लस कौन सी मात्रा है, आ की आ प्लस मा, फिर आ। ये इसका क्या है, पूरा का संक्षिप्त इसका वर्गीकरण, जब उसका तोड़ है। जब इसको जोड़ते हो तो एक शब्द बनता है। और इसमें देखिए, ये अपने में एक अक्षर है जो क्या दिखाता है, रा को, ये अपने में एक अक्षर है दिखाता है माँ को। वर्ण में टूटा हुआ, अक्षर में टूटा हुआ, और फिर बाद में आएगा शब्द। पहले कौन सा, क्रमशः ध्यान रखेंगे, पहले कौन आता है, इससे पहले वाला भाषा वाले में पूछूंगा, पाली के बाद प्राकृत, वर्ण के बाद, तो आपको कहीं ना कहीं इधर उधर से कनेक्ट करना होगा। अक्षर के बाद क्या आता है, शब्द। ये समझ में आ गया, जब अक्षर अक्षर को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है। एक या एक से अधिक वर्ण के सार्थक मेल, ये भी ध्यान रखेंगे, कोई ना कोई शब्द बनना चाहिए। तो एक से अधिक वर्ण, ये हो गया, दो वर्ण हो गए ना, शब्द बना रहे हैं। यहाँ पर क्या रखें, इनका कहना मैं समझ गया, एक अक्षर लिखोगे, जैसे का लिख दिए, तो ये कैसे दो दो एक से अधिक वर्ण हो गए, तो का भी अपने में एक वर्ण है ना भाई, और आ भी एक वर्ण है, तो दो वर्ण हुए कि नहीं हुए, ठीक है। शब्द क्या है, वर्ड क्या है, देखिए, जैसे ही हमने इनको क्या किया, जोड़ा, मेल मतलब हो गया उनको जोड़ना, शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। आप किसी भी शब्द अक्षर को जोड़ करके शब्द नहीं बना सकते। शब्दों की एक क्या है, खुद की एक परिभाषा है, खुद का एक सम्मान है, उसका कोई ना कोई अर्थ होगा, है ना। कुछ भी शब्द से कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है तो वो हमारे लिए सार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द की बातें सुनी होंगी। शब्द के लिए आता है कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, है ना। जैसे यहाँ पे एक मोबाइल है, मोबाइल को आपको बोला जाए, ये मोबाइल, मोबाइल को हटाओ,
बोला जाता है। मोबाइल तो सार्थक शब्द हो गया, उसके साथ क्या जुड़ा है, वो क्या है, निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ, पानी वानी पियोगे, तो पानी एक सार्थक शब्द हो गया, वानी क्या हो गया, निरर्थक शब्द। तो इसका कहने का तात्पर्य है, जब आप शब्द बनाते हो तो कुछ भी को जोड़कर, मतलब कुछ भी अक्षर को जोड़ करके आप शब्द बना रहे हो तो ये निश्चित अर्थ होना चाहिए, तब क्या बनता है, वो सही उस वर्ड कहलाता है। नहीं तो आपका जो शब्द है वो खत्म हो जाए। ये है कमल तो सुने होंगे, ये देखे आप लोग, लकम देखे होंगे कहीं। ये भी अक्षरों से मिलकर बना है कि नहीं बना है, अर्थ निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है ना। पुस्तक पुस्तक, पुस्तक पुस्तक, ये देखें तो हमारे लिए ये क्या है, निरर्थक शब्द। बात वही है, जितने भी आप वर्णों को जोड़ेंगे, अक्षरों को जोड़ेंगे, तो उनका एक निश्चित सार्थक शब्द बनना चाहिए, तब वो हमारे लिए शब्द कहलाता है, नहीं तो उसे हम लोग शब्द नहीं मानेंगे। धीरे से शब्द शब्द मिलकर के क्या बनेगा, उपवाक्य। उपवाक्य के पहले एक और आता है, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं। उपवाक्य क्या होगा, वाक्य एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वाक्य का एक छोटा अंश या हिस्सा क्या कहलाता है, उपवाक्य। इसमें जब हम उपवाक्य बनाते हैं, उपवाक्य की परिभाषा को पूछा अभी यूजीसी नेट में ये आया था, जिसमें उद्देश्य है और विधेय है, उसको हम लोगों को सेट करना होगा, तो उसके लिए क्या चीज उपयोग में लाया जाता है, ऐसा प्रश्न आया था। पढ़ने में तो सरल लगेगा, लेकिन प्रश्न बहुत क्रिटिकल था। उपवाक्य क्या है, इसके लिए देखिए, एक पूरा वाक्य है ये, मैंने देखा कि वह रो रहा था, एक पूरा वाक्य है। कितने शब्द से बना है, शब्दों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शब्द बोल सकते हैं। 7 शब्द का एक वाक्य है, लेकिन उपवाक्य की परिभाषा है, एक हमारे पास बड़ा वाक्य होगा, उसका कोई एक हिस्सा जिसको हमको बताना होगा, अर्थात आधा हिस्सा, जिसमें क्या होंगे, उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं, परंतु वो अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वाक्य पर आश्रित होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपवाक्य बोलेंगे। वो सेंटेंस क्या रहेगा, हमेशा कुछ और उसमें जुड़ता तो बातें समझ में आती, इस टाइप का भाव रहेगा। मैंने देखा कि वह रो रहा था, इसमें देखिए जो रो रहा था ये है आपके लिए उपवाक्य। 3 शब्दों का एक क्या है, संरचना है, वह रो रहा था, है ना, वह रो रहा था अपने में क्या है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है, वह रो रहा था, तो कौन रो रहा था या कौन बताया, ये आगे सेंटेंस से पूरा होता है। जब किसी सेंटेंस में ये वाक्य किसको बोलेंगे, अब वाक्य किसको कहेंगे, ऐसा शब्द का सार्थक समूह, हमेशा सार्थक चीज आ रही है, सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। इसमें पूर्ण विचार भी होगा, कोई ऐसा भाव बताया जा सकता है, कोई विचार बोला जा सकता है, संदेश है ना, जो भी बोलते हैं पूरा शुरू करते हो खत्म करते हो, वहां तक का एक पूरा लाइन क्या कहलाएगा आपके लिए, वाक्य। ठीक, कल क्लास 5:30 बजे लगेगी, ये पूरा वाक्य है, 5:30 बजे लगेगी, उपवाक्य है। उसके बाद आपको जिज्ञासा होगी ना, 5:30 बजे पूरा वाक्य है और वो उपवाक्य है। तो जब हम हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में किसी भी वाक्य को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक कर्ता की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता, कर्ता। कर्ता को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद किसकी आवश्यकता होती है, कर्ता के बाद कर्म। कर्म को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। उसके बाद किसकी आवश्यकता होती है, क्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। ये किस मामले में है, हिंदी वाक्य संरचना। जब हिंदी वाक्य बनाते हो
तो कर्ता के बाद आता है कर्म, कर्म के बाद आता है क्रिया। और ये जो मैं लिखा हूं ना, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, हो सकता है ये सीधा सीधा उठा के आपको दे दे। लेकिन जैसे ही हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं, तो इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट सेम स्थान पर रहता है, कर्म और क्रिया आपस में चेंज हो जाता है। ये दोनों का हम लोगों का एक खास हिंदी और अंग्रेजी में वाक्य बनाने का एक तरीका है। कर्ता होगा, कर्म होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है राम, राम क्या है? सब्जेक्ट, या कर्ता हो गया। क्या कर्म कर रहा है? स्कूल, स्कूल किसका काम है? या बोला जा सकता है ऑब्जेक्ट है ये, है ना, यही ऑब्जेक्ट है। और जाना क्या है? क्रिया है। इसको आपको अंग्रेजी में लिखना होगा, तो आप इसको किस रूप में लिखेंगे? राम इज गोइंग टू, यही होगा क्या ट्रांसलेट? अब देखिए इसमें सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता। गो अपने में क्या है? एक गो अपने में एक वर्ब है। तो वर्ब क्या आता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है अर्थात क्रिया आता है। आना जाना एक क्रिया है, काम है ना। तो स्कूल, स्कूल अपने में क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश का जो होता है सब्जेक्ट, या ऐसा लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा पढ़ा जाता था पहले। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद एच वी, ये जो लगा हुआ है, सहायक क्रिया। हिंदी में सहायक क्रिया सबसे लास्ट में होती है। ये वर्ब पढ़े तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी। पैराग्राफ क्या है भाई? पैराग्राफ या अनुच्छेद किसे कहते हो? सबसे बात का चीज है जब कोई वाक्य, बहुत सारे वाक्य क्या हो, एक साथ क्या करें? प्रदर्शित हो, है ना। कितने वाक्य होंगे? आप लोगों ने अनसीन पैसेज तो एग्जाम में सॉल्व करते ही ना, वो उसमें लिखा होता है निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए, है ना, लिखा रहता है। पैसेज भी बोल सकते हैं आप, रीड द पैसेज केयरफुली। तो ये अंतिम रूप होता है। इसके बाद फिर वो आप गद्यांश पद्यांश में जाते रहे। तो देखिए अंतिम रूप से सबसे पहले क्या आएगा, जल्दी बताएंगे। सबसे पहले आएगा वर्ण। वर्ण से क्या बनेंगे? अक्षर से क्या बनेगा? शब्द से, उपवाक्य से, और अंत में अनुच्छेद। इसको आप ऊपर से नीचे कॉपी में लिख लेंगे। वैसे ही एक अंतिम कॉन्सेप्ट देख लीजिए, लिपि। लिपि क्या होता है? जब हम वर्णों की बात कर रहे हैं, कोई भी वर्ण हो, किसी भी भाषा का वर्ण हो, उसको हम ध्वनि के रूप में पहले वर्ण मानते हैं। ध्वनि मतलब वर्ण ही ध्वनि है। अब जब उस ध्वनि को हम लिखते हैं रिटन फॉर्म में, जब उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो हमारे लिए स्क्रिप्ट कहलाता है या लिपि कहलाता है। लिपि को क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। जब स्क्रिप्ट को समझा जाता है तो हर भाषा के लिए अलग अलग लिपि हो सकती है ना। कुछ भाषा के लिए ऐसे ऐसे, ये अपने में एक लिपि हो सकती है ना, ये अलग लिपि है, ये अलग लिपि है ना। जानते हैं ना कौन कौन सी लिपि है? नो, अभी तक मैंने उर्दू लिखा नहीं है। उर्दू लिखा जाता है ऐसे। यही सब तो पहचानना है कि कौन सी लिपि कैसे। हर लिपि की अपनी विशेषता होती है। हिंदी के लिए जो देवनागरी लिपि है वो बाई से दाई। उर्दू हमेशा, हाँ ये लिखा हूं मैं, युगल का नाम सही, सही है वो। फोटो खींच लो और सर्च कर लो, आ जाएगा, इनका नाम है। देखिए हमारी जो हिंदी की लिपि क्या है, छत्तीसगढ़ी की जो भाषा है या बोली है, उसकी भी लिपि क्या है? देवनागरी है। चलिए आगे हम लोग, उर्दू ही तो है ये।
कल हम बात करेंगे अब स्वर की और स्वर के प्रकारों की, स्वर के एक एक स्वर को हम लोग उसकी विभाजन को समझ आ रहा है ना आप लोगों को ये। चलिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा क्या करना होगा, मैथ्स बनाना होगा। अभी आप लोगों को कुछ समय बचा हुआ है। इसके प्रश्न थे, पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग मौखिक देंगे और ये आया है आपके व्यापम में। क्वेश्चन है, एक घनाभ जो होता है, एक घनाभ की कितनी विमाएं होती है? कितनी विमाएं? कुछ लॉजिक लग रहा होगा। उत्तर होगा 3। 3 विमाएं होती हैं किसी भी घनाभ की। पहली विमा जो होती है वो होती है, ऐसा बना देते हैं, पहली विमा होती है लंबाई, दूसरी विमा होती है चौड़ाई और तीसरी विमा होती है ऊंचाई। बस विमाएं डायमेंशन, हाँ इंग्लिश में लिखा रहता तो पहचान लेते। विमाएं किसको बोलते हैं ये बताना चाह रहा हूं मैं। प्रश्न है 3D। कोर, शीर्ष और फलक और विमाएं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लिखेंगे। अब एक घनाभाकार धातु है, इन धातु की विमाएं 100 × 80 × 64 सेंटीमीटर है। अब विमाएं का मतलब समझ गए होंगे। अब जब विमाएं बोल दिया गया तो विमाएं कितनी? 3, 3 डायमेंशियल। तो 3 डायमेंशियल में हम लोग का कॉन्सेप्ट रखेंगे, ये दिमाग में बैठ गया। इसलिए विमाएं आपको समझाया हूं, इतने सेंटीमीटर की है। इसे पिघला करके क्या किया गया है? पिघला कर एक घन बनाया गया है। पिघला करके घन बनाया गया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल ना लिखे, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। एक ऐसा घन था, पूरा पैक था वो, है ना, कहना चाहिए ईटा है वो, ईटा आकार का। ईटा में ऊंचाई लंबाई चौड़ाई होती है। उस ईटा की जो लंबाई थी वो क्या थी, यहाँ पर 100, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 64, जैसा भी आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब इसको पूरा गर्म भट्टी में डाल दिया गया। ठीक, साइज हमको पहले से पता है, गर्म भट्टी में डाल दिया गया। डालने के बाद हमने क्या बनाया, इसको एक छोटा सा क्यूब बनाया। क्या बनाया, क्यूब। अब क्यूब बनाया तो ये जैसा होगा वैसा ही चौड़ाई होगा, वैसा ही ऊंचाई होगा, क्योंकि घन के तीनों क्या होते हैं, भुजा बराबर होते हैं। घनाभ की तीनों भुजाएं अलग अलग थी, लेकिन एक चीज है, ये जितना मात्रा में है उतने मात्रा में ही बनेगा, और जिस किसी की मात्रा या वजन इसके लिए आयतन कहलाता है। इसके अंदर जो भी मटेरियल्स होंगे जिसको गलाया गया है वो जितने भार या वजन का होगा या जितने उस वॉल्यूम का होगा उतने ही वॉल्यूम के घन बनेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, है ना, जितना आयतन है इसका जितना आयतन है इसका। तो इससे आपको एक मान निकलेगा भुजा का। चलिए एक कोशिश करते हैं तो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। बना रहे हैं क्या, नहीं आया समझ में, ये आया कि नहीं समझ में। अब ईटा की जगह कोई दूसरा सामान बता दीजिए। क्या, एक लोहे का कोई है, सोना का एक बिस्किट है। चलिए, सोने का एक बिस्किट है। बिस्किट सोने का देखे भी होंगे, नहीं देखे टीवी में तो देखे होंगे। एक सोने का बिस्किट था और वो बिस्किट ऊंचाई भी होता है, लंबाई चौड़ाई तीनों होंगे। उस बिस्किट को क्या कर दिया गया, किसने, सोनार ने एक बर्तन में डाल दिया और उसको पिघला दिया। उस बिस्किट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता था। जब उसको सांचे में डाला गया, दूसरा बिस्किट बनाया गया जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर रखी गई, तो क्या बन गया वो, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है तो घन बन जाता है। तो इसका क्या मतलब है, जो घन का आयतन होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसके आयतन के बराबर होगा। थोड़ा सा भी एक भी बूंद वेस्ट नहीं हुआ है ना। तो इसका जो आकार है उतने ही आकार का क्या होगा, घनाभ होगा। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। घन का आयतन का मतलब क्या होता है, ए क्यूब होता है क्या। ठीक, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही तो आयतन होता है। प्रश्न में इसका आयतन दे दिया है, बीमा बोल दिया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ए क्यूब बराबर 100 इंटू 80 इंटू 64 सेंटीमीटर। अब आया समझ में, दोनों बराबर हैं। यहां पर ए क्यूब लिखें, इन तीनों का गुणा करेंगे आप लोग, 64 अट्ठे, कहां से याद होगा फिर से 64 का 5 लाख, ठीक, ऐसा गुणा हो गया। तीनों को गुणा करने पर आप लोगों को पता है 512 किसी का घन होता है, 512 8 का घन होता है ना। तो ये 8 का घन हो गया, और 3 जीरो है तो 1 2 3, तीनों का एक घन होगा। तो 1 की घात 3 √3, 80 की घात 3 ये बोल सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। 1 की घात 3 बराबर 512 000 की घात 3।
दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्गमूल लगाने पर। या फिर हम सीधा लिख दें, उत्तर ही लिख दें, क्यों परेशान होंगे। हाँ भाई, ए की घात 3 80 की घात 3, तो ए बराबर 3 3 कट गया, ये 80 हो गया। ये सबसे आसान होता है इसको समझने के लिए। 80 क्या है, ए का मान। प्रश्न अब निकालना क्या है, इसको देखिए आप, आपको निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ। हट दो बेटा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र याद होगा, 6a का वर्ग होता है क्या, है ना। तो 6 का गुणा किसके साथ, 80 के वर्ग के साथ। 80 का वर्ग 6 गुना 80 का वर्ग क्या होगा, 6400। गुणा करके बताइए, 6 चौक 24, 6 छके 36, 40, 40400, 38400। प्रश्नों पे ज्यादा कुछ रखा नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न अभी ट्रेंड में बना हुआ है, घनाभ को पिघलाकर घन बनाइए, घन को पिघलाकर घनाभ बनाइए। घनाभ को पिघलाकर घन बनाना आसान है, घन को पिघला करके घनाभ बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे सेट करोगे, कैसे तय करोगे, ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन सौदा हो सकता है। हाँ, आगे देखिए। लिखेंगे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़ा जाता है। आप लोगों ने मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था क्या, कोई तो दिए थे, ये प्रश्न आया हुआ है ना उसमें। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को क्या किया गया, आपस में जोड़ा गया। इस प्रकार बने घनाभ का, उसमें आयतन निकालना था, इसमें निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ बोल सकते हैं। एक घन है, ठीक, एक दूसरा भी घन है, ये बनेगा कि नहीं।
दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। दोनों को जोड़ने पर एक क्या बन गया है, ये घनाभ बन गया, बन गया ना। प्रश्न कहता है दो घन है जिसको देखें तो यहाँ 10 यहाँ 10 है, ये भी 10 है ये भी 10, निश्चित रूप से ये भी क्या होगा 10 होगा, और ये भी क्या होगा 10 होगा, मतलब साइड भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। अब यहां से 10 10 है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई है, तो लंबाई हमको पता चल गया 20 है। चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई 10 ही रहेगा ये वाला, और ऊंचाई भी 10 रहेगा। तो आप बनाइए क्या कॉन्सेप्ट इसमें कहा जा रहा है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लेंगे तीनों का, आप लोग निकालते रहिए, मैं लिख देता हूं। दो घनों को, ये आया हुआ है किस एग्जाम में अभी, कौन सा एग्जाम बोला मैं, मंडी निरीक्षक। दो घनों को आपस में जोड़ने पर क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई 10 + 10 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 ही सेंटीमीटर रहेगी, और इसका जो हाइट है वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पहले दो रहता है ना, ब्रैकेट में लंबाई का गुणा चौड़ाई के साथ, फिर प्लस है चौड़ाई का गुणा ऊंचाई के साथ, फिर प्लस है ऊंचाई का गुणा लंबाई के साथ। जो मान है 20 10 10 को रख दीजिए, हाँ 1000 आएगा। तो ये हो गया 20 का गुणा किससे 10 से, फिर 10 का गुणा 10 से, फिर 10 का गुणा 20 से, 2 गुणा ब्रैकेट में 20 दहाम 200, 10 दहाम 100, 10 दहाम 100, 2 इंटू 500, 500 इंटू 2 1000 वर्ग सेंटीमीटर आया है सबसे। ऐसे प्रश्न के लिए आप लोग तैयार रहेंगे कि आपको कोई कॉन्सेप्चुअल चीज आ रहा हो तो आप छोड़ेंगे नहीं प्रश्न, क्या बोला जा रहा है उसको थोड़ा सोचेंगे, मंथन करेंगे, तब बनाएंगे। हैं? अच्छा ये 200 होगा, तब तो होगा, सुधार सकते हैं। अब लिखिए आपको बनाना है अगला प्रश्न, किसी भी प्रकार से किसको, फिर हाँ जी ठीक, भूल जाता हूं मैं भी। प्रश्न है, सभी लोग बनाएंगे भैया, 12 सेंटीमीटर वाले 6 घनों को आपस में जोड़कर घनाभ बनाया गया। घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा।
अब 6 घन को जोड़ना है, ये तो बड़ा काम हो गया। जब भी घनों को जोड़ें आप, कितना भी हो, 6 हो, 12 हो, 100 घन हो, केवल लंबाई बदलेगी, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदलती है ना। माचिस के डिब्बों को अगर लाइन टू लाइन, पहले क्या होता था, बच्चे लोग उसको क्या बनाते थे, रेल बनाते थे, जोड़ते थे, तो उसका जो लेंथ, लंबाई ही बढ़ती थी, ऊंचाई और बढ़ जाती थी क्या? नहीं, नहीं चौड़ाई नहीं बढ़ती थी। तो वही समझिए, इसमें केवल लंबाई बढ़ाना है। और एक काल्पनिक क्या, एक आप लोग बगल में कभी भी बनाना है तो घनाभ की आकृति बना लीजिए, छोटी 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 छोटी, और उसके बाद हल करके बताएंगे दोनों का उत्तर। फिर इस टाइप से क्वेश्चन आप किसी भी प्रकार से नहीं भूलेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप लोगों को घनाभ के और घन के बहुत प्रश्न करने पड़ेंगे। कल हम लोग लगभग 1 घंटा मैथ्स बनाएंगे फिर, है ना, ज़्यादा समय देंगे इस टॉपिक को। शनिवार तक आप लोगों का एक घन घनाभ खत्म होना चाहिए। आ गया आंसर क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र और आयतन का सूत्र लिखेंगे। कितना घन जोड़ना है मुझे? अब 6 घन को मैंने क्या किया है, ऐड किया है, और हर घन की लंबाई कितनी है? 12 12 12 12 12, चौड़ाई भी 12, ऊंचाई भी 12। तो हमने ये देखा, लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई 12 वाले कितने हैं? 6। तो कितने हो गए? 72 सेंटीमीटर की लंबाई वाले होगी आगे की। चौड़ाई कितनी है? 12 ही रहेगी। ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई भी 12 ही रहेगी। तो ये बन गया है घनाभ। और घनाभ का जो आयतन है वो क्या होगा? घनाभ का आयतन लंबाई का गुना चौड़ाई से, चौड़ाई का गुना ऊंचाई से, तीनों को गुना करें हम लोग, 72 गुना 12 गुना 12, कितना आया है आयतन बताइए? तो ये हो गया 10,368 सेंटीमीटर में क्यूब। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, 2 गुना किसका किसका गुना होगा? 72 गुना 12, फिर 12 गुना 12, फिर 72, 12 गुना 72। तो इसका पहले और दूसरे का मान तो सेम होगा। कितना गया? 144 हो गया, 864 हो गया, फिर 864। सबको जोड़े और 2 से गुना कर दीजिए। 2 गुना 1072, तो क्या हो गया? 3744 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक। अब जो भी प्रश्न आएगा किसी को
इस प्रकार से जोड़ना होगा, तोड़ना होगा, तो ध्यान रखेंगे आप लोगों का प्रश्न बनना चाहिए। आगे जल्दी से अगला पैटर्न अगला है, घन का ही प्रश्न है जो इस वैरायटी में है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन को, 8 सेंटीमीटर भुजे वाले एक घन को 8 समान टुकड़ों में काटा गया है। तो एक छोटे घन का जो कटने के बाद बना हुआ है, एक छोटे घन का या टुकड़े का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये घन का प्रश्न हो गया। रुक जा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका लॉजिक क्या है, इसको थोड़ा सा देखिए। एक घन है, ठीक, एक घन है और इस घन की यहां से यहां की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा फिर 8 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ये एक प्रकार का रबड़ स्पंज मान लीजिए, है ना। इसको क्या किया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अलग अलग आकृति के नहीं है, सबकी आकृति सेम है, मैंने ऐसे लिख दिया। 8 इसके टुकड़े करके सबको अलग अलग ऐसे रख दिया गया है। ठीक, 8 टुकड़े में काट के रख दिया गया। तो एक टुकड़ा जो होगा ये सभी बराबर है और इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, क्योंकि ये क्या है, घन है। घन के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको क्या निकालना है, पहले काटने के बाद एक भुजा का मान निकालना है। ठीक, पहले एक घन निकालिए, इस घन का एक भुजा का मान निकालेंगे। उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको सहारा लिया जाएगा इसका, किसका, घन का आयतन क्या होता है, एक की घात में 3। ये इस आयतन को इतने भागों में टुकड़ा किया गया है, तो कितने कितने टुकड़े के हिस्से बनेंगे, इसको निकालिए। बना दे क्या, चलिए यहां पर देखिए, बड़ा घन, जो बड़ा घन है उसका भुजा का कितना है 8। तो बड़े घन का आयतन निकालना होगा, हम बड़े घन को a मान लेते हैं, तो एक ही घात में 3 ये हो सकता है, बड़ा घन है तो a। और छोटा घन जो काटने के बाद बनेगा, छोटा घन का आयतन हम मान लेते हैं एक ही घात में 3। ठीक, जब किसी दो घनों के आयतन हमको उपलब्ध हो और उसमें इसकी संख्या निकालनी हो या एक संख्या का मान निकालना हो कि कितने हिस्से हैं, तो क्या किया जा सकता है, संख्या बराबर, संख्या भी दे दिया गया है आपको। जब भी घनों की संख्या या घनाभ की संख्या निकालनी होगी तो संख्या के लिए क्या करेंगे, बड़े घन का आयतन
बटे छोटे घन का आयतन। ये प्रश्न दो तरीके से हो सकता था, ध्यान रखेंगे। एक बड़ा घन है, प्रश्न को समझिएगा, एक 8 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, ठीक, उसको आपको छोटे छोटे टुकड़े के 2 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ऐसा हो सकता था प्रश्न। नहीं आया समझ में? इस साइज का 8 सेंटीमीटर का घन है, उसको आपको कितने घन ऐसे बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे, जो हर हर छोटा घन 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो उसके लिए यही सूत्र होता है, संख्या बतानी होती है, बड़े घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। आयतन के लिए जरूरी है भुजा का मान, तो भुजा को हम लोग मान लिए हैं ए, इसका भुजा मान लिए बड़ा ए। यहाँ पे सॉल्व करिए, इसमें संख्या बता दी गई है कि 8 समान टुकड़े हैं, तो यहाँ पे 8 आएगा ना भाई, 8 समान टुकड़े हैं, तो टुकड़ों की संख्या पहले से मेंशन है 8। बड़े घन का आयतन कितना हो गया, 8 दिया है तो 8 की घात में 3। छोटे घन का हमको नहीं पता है तो 1 की घात में 3। क्लियर? फिर ये इसका आपस में ये 8 कर सकता है, और इसमें 3 में 1 को काट दीजिए, क्या बचेगा, 8 की घात में 2। ठीक है, अब लिख सकते हैं आप। अब इसको क्या लिखें, 1 की घात में 3 बराबर 8 की घात में 2। तो 1 की घात में 3 बराबर 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 64 लिख देंगे। 1 की घात में 3, ये 64 किसी ना किसी का घन है, घन है, किसका घन है, 4 का। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 की घात में 3 लिख सकते हैं इसको। तो ये 3 का जो कॉन्सेप्ट है कटा, और ए का जो आया मान वो आया है 4। ठीक, ये किसकी भुजा का मान है, छोटे घनों के एक एक भुजा का मान है। ए का मान निकला ना, बड़े घन की भुजा का मान तो 8 है, छोटे घन की भुजा का मान क्या है, 4 है। अब जो कहा जाता है उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। आयतन निकालना होगा, तो छोटे घन का आयतन, ठीक, नहीं तो आयतन 64 आ गया है क्या, यहां से आ गया है। छोटे घन का आयतन हमने निकाला है कितना, प्रश्न में ही आ चुका है 64, 4 की पावर 3 64। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 6a², 6 गुना 4 का वर्ग, तो 6 गुना 16, 16 छके, फिर से वही आया, चंद्र। ठीक, तो ये ठीक, कितने प्रश्न हुए, 5। चलिए फिर कल बड़े प्रश्न फिर से इसमें